हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, रिलेशनशिप सीरीज़ का जो हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है, वो होने वाला है डिफरेंट फेजेस ऑफ रिलेशनशिप। जी हाँ, रिलेशनशिप जो होता है उसके डिफरेंट और अलग अलग फेज़ होते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आएंगे। तो चलो देर नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब भी हम किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, सो उसमें कई सारे फेजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फेज़ है जो कि लाइफ टाइम चलता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे पहला फेज़ यानी सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है अट्रैक्शन या फिर इन्फैचुएशन। अभी अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन क्या होती है? जब दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे को देख के उनके दिल में ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ, ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, बाई फेस, बाई बॉडी, बाई नेचर, किसी भी तरीके से अगर वो इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। सो वो जो पहला फेज़ होता है ना, जिसमें आपको आपके पार्टनर की हर एक चीज़ अच्छी लगती है, उसकी स्माइल अच्छी लगती है, उसके फेशियल फीचर्स अच्छे लगते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ फेड हो जाता है और आपको उसी इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां लगने लगती हैं। बट स्टार्टिंग में जब आप उसके साथ अपनी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कर रहे होते हो, तो वो जो फेज़ होता है ना, वो आपका इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हम हनीमून फेज़ भी बोलते हैं। अब हनीमून फेज़ हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ही लवी डवी फील करते हो, बहुत खुश रहते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन करता है। ऐसा मन करता है कि पूरे दिन बात ही करते रहें। मतलब अगर अपने उस इंसान से 2 मिनट के लिए भी बात करना बंद करा, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा आता है कि यार, मतलब कहीं वो मुझे भूल ना जाए। अरे ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, आप सब इसको मतलब एक तरीके से झेल चुके हैं, या फिर ये ऐसा टाइम पीरियड हम सबकी लाइफ में आता ही आता है जब किसी ना किसी के साथ हमारा इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन होता है। तो डेटिंग का या रिलेशनशिप का जो पहला फेज़ होता है वो होता है इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन। बात करें कि इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन जो फेज़ होता है, इसमें सबसे जो इमोशनल जो कनेक्शन होता है बहुत हाई होता है। एकदम अपने पार्टनर के पास हमें पहुंचने का मन करता है, एकदम इंटेंस फीलिंग होती है। उसी टाइम पे आप ना स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं, उसी टाइम पे आपका ये होता है कि आपको सारे कस्मे वादे आपको खा लेने हैं और अपने पार्टनर को अपने साथ पूरी उम्र ताउम्र साथ रखने की जो कस्मे वादे वफाएँ वाली जो भी चीज़ें होती है वो आपको बता देनी होती है। सो ये जो फेज़ होता है ना, हम सबकी लाइफ में आता ही आता है एक ना एक बार, और हम सब हैं जो इसके साथ डील कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम इन्फैचुएशन को ही रिलेशनशिप समझ लेते हैं, जबकि ये रिलेशनशिप का सिर्फ पहला पार्ट होता है और इसके बाद और भी कई सारे पार्ट होते हैं, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में निभा लेते हो तब एक अच्छा रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो। बट हम सब लोगों की गलती क्या होती है, ये चीज़ भी मुझे भी अभी लेट समझ में आई है। बट मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस एज में हो ना, जिस टाइम पे इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि आपका टीनेज पीरियड होता है, तो उसे आप एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। हालाँकि ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक पार्टिकुलर एज पे पहुँच के ही ज़्यादा इन सब चीज़ों के मामले में अपनी टांग घुसाओ, पार्डन माय लैंग्वेज। बट फिर भी अगर आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, इन्फैचुएशन हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, ये कनेक्शन आप पूरी उम्र निभा सकते हो, तो उसको आप कैसे अच्छा बना सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली अपनी इन्फैचुएशन वाले स्टेज के बारे में, जिसमें कि क्या होता है कि बहुत इंटेंस इमोशनल हो जाते हैं हम, बहुत फीलिंग्स एकदम बहुत ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अपने पार्टनर से मिलने का एक्साइटमेंट होता है, उससे बात करने का एक्साइटमेंट होती है। मतलब उसको जी भर के देखते रहे, हमेशा उसके साथ बैठे रहे, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दे, सारे कस्में वादे सब कुछ निभा डालें। तो ये जो इंटेंस इमोशन होते हैं ना, ये आपका स्टार्टिंग के इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन या हनीमून फेज़ में होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड जो फेज़ है। जो हमारा सेकंड फेज़ आता है वो आता है हमारा बिल्ड ट्रस्ट एंड इंटीमेसी का। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका इन्फैचुएशन का जो टाइम पीरियड है वो 5 से 6 महीने का है। बेसिकली मैंने 2-3 महीने देखा है, क्योंकि आजकल तो ब्रेकअप के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उस तरीके से अगर देखें तो अगर आपका अट्रैक्शन किसी के साथ है तो वो मान लीजिए 6 महीने मैक्स टू मैक्स मैंने ये रखा हुआ है। आपको किसी के साथ अट्रैक्शन इन्फैचुएशन है 6 महीने तक। अब उसके बाद आप जब इंसान को अच्छे तरीके से समझ जाओगे, आपका एक बैलेंस बन जाएगा एक दूसरे के साथ, तो कैसे आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और जो एक इंटीमेसी है ना आपके रिलेशनशिप में, वो बिल्ड करनी होगी। और वो कैसे होगी? वो आपकी होगी कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड कम्युनिकेशन आप कैसा करोगे? आपको इंटेंस कम्युनिकेशन करना है, जिसमें कि आपको सामने वाले के अच्छाई बुराई और हर चीज़ के बारे में पता हो, और आपको भी अपने
पार्टनर के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये नहीं है कि अगर आपको उसकी कोई चीज़ बुरी लग गई तो आप तुरंत ही बैकआउट कर लो, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी है, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी है और क्यों उसके अंदर वो क्वालिटी है या फिर क्यों उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ये सारी चीज़ भी आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। कई सारे जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ना, वो ना सिर्फ इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन के फेज़ में ही स्टार्ट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये डीप एंड लेवल तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग उनके बीच हो नहीं पाती। सिर्फ वो लोग जब इन्फैचुएशन वाले फेज़ में होते हैं ना, तभी वो सारे के सारे कस्मे वादे खा लेते हैं। सेकंड वाले फेज़ तक वो पहुँच नहीं पाते, उसके पहले ही बहुत सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं या फिर ब्रेकअप हो जाता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 3 महीने से लेके 6 या 1 साल तक है। कि 6 महीने या फिर 1 साल तक है इसका ड्यूरेशन। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो 6 महीने से ज़्यादा का हो चुका है और आप ये सेकंड वाले फेज़ पे पहुंच चुके हो, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ एक डीप कन्वर्सेशन करनी है। आपको उसके साथ एक इंटीमेसी क्रिएट करनी है, विच इज़ कैसी इंटीमेसी, वो कम्युनिकेट करके आप लोग एक अच्छी इंटीमेसी क्रिएट कर सकते हो। आप उसके अच्छाई बुराई के बारे में बात कर सकते हो, आप दोनों अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जो आप लोग नहीं शेयर करना चाहते, ऐसी चीज़ें जो कि पार्टिकुलरली हम किसी को फर्स्ट मीटिंग में नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ये अपनी आईब्रोज़ को लेके कोई चीज़ें बुरी लगती हैं, तो मैं अपने पार्टनर को फर्स्ट मीटिंग में ये चीज़ नहीं बताऊँगी। बट जब हमारे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगेगी 5 से 6 महीने के बाद, तब मैं उसके साथ ये चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाऊँगी। और ये कंफर्टेबल जो आपके बीच में कंफर्टेबल मूवमेंट लाना है ना, यही आपको सेकंड फेज़ में करना है। आपको एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन करना है और इतने ज़्यादा बिल्ड कर देना है ट्रस्ट को कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी शेयर करने में डरो ना। ओके, सो मान लेते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इन्फैचुएशन से बढ़ के सेकंड वाले फेज़ को भी पार कर चुका है और अब आपकी लाइफ में थर्ड वाला फेज़ आने वाला है, विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़। क्योंकि इस फेज़ में बहुत सारे लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये फेज़ है नेविगेटिंग चैलेंजेस का। क्योंकि इस टाइम पे आपके सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपका जो पार्टनर है वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है। ये चीज़ आपको पहले नहीं पता थी, क्योंकि पहले जब आपका पार्टनर आपसे मिलता था तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था, वो कुछ भी अपने बारे में बुरी चीज़ नहीं दिखाता था। बट जैसे जैसे आपका बॉन्ड अच्छा होने लगा, आपके पार्टनर ने आपके सामने अपनी जो बुरी चीज़ें हैं वो भी दिखाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब वो आपके सामने कंफर्टेबल हो चुका है। अब ऐसे में आपके सामने चैलेंज आता है, या तो ये चीज़ आपके पार्टनर के जो व्यवहार हैं इसके थ्रू आपका रिलेशनशिप या तो बहुत ही ख़राब हो सकता है और या फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। मान लीजिए कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल नेचर के हैं, ठीक है, उनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाती है, तो आप क्या करोगे? या तो आप उनको कम्युनिकेट करके ऐसे समझाओगे कि देखिए आप इतना नाराज़ मत हुआ करिए, एंड जो भी आपको सही लगे वो आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि हाँ, आप उनको समझाओगे कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, एंड अगर आपको गुस्सा आ रही है तो थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर तो आपने अच्छे से कम्युनिकेट करा और आपका पार्टनर इस बात को समझ गया, फिर तो आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी। बट यहीं पे रिश्ता टूटने के भी चांसेस हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को समझाया और वो समझने की जगह और ज़्यादा नाराज़ हो गया कि अरे अब तुम मेरी इतनी छोटी छोटी बातों से भी प्रॉब्लम होने लगी, मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, तो इस जगह पे क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो और वीक हो जाएगा। सो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है नेविगेटिंग चैलेंजेस, क्योंकि ये जो फेज़ होता है यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजिंग फेज़ आ जाते हैं, जब आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है और अपनी जो लाइफ है उसमें आपकी जो रिलेशनशिप से जुड़े जुड़े जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने उसके टाइम पे अच्छे से एक दूसरे को कम्युनिकेट करके अपने बॉन्ड को बचा लिया, फिर तो आपका लंबा टिकेगा रिलेशनशिप। बट अगर यहाँ पे आपने चैलेंजेस को फेस अच्छे से नहीं करा, तो उस टाइम पे ही आपके रिलेशनशिप का द एंड हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोग चैलेंजेस से दूर भागते हैं और यहीं पर अपना ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो आई थिंक 60 to 70% लोग ये जो चैलेंजेस वाला फेज़ आता है ना, यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस से अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना मैं इसमें एफर्ट डालूंगा उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं किसी और को चूज़ कर लूँ, क्योंकि आजकल इतने सारे ऑप्शन हैं। तो लोग उस चीज़ को सही करने की बजाय, जैसे हमने देखा होगा ना कि किसी टूटी हुई चीज़ को हम सही नहीं करना चाहते, उसकी जगह हम फ़ौरन दूसरी चीज़ ले आते हैं। तो उसी तरीके से हम रिलेशनशिप में भी ऐसा हो गया है कि अब हम अपने रिलेशनशिप को सही नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे पास इतने ऑप्शन है कि हम दूसरे ऑप्शन को चूज़ करना बेटर समझते हैं। तो अगर आपने इस वाले चैलेंज को फेस कर लिया ना, तो आगे आपका
जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप अपने आगे आने वाले टाइम में अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन एंड बहुत ही अच्छा फील करवा सकते हो। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ स्टेज की, विच इज़ कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी। सो अब यहाँ तक क्या हो गया कि आपने अपने पार्टनर को समझ लिया, अपने चैलेंजेस भी समझ लिए, अब वो जो आपका अट्रैक्शन था ना छोटा सा, अब वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है और आप अपने पार्टनर की अच्छाई बुराई दोनों चीज़ जान चुके हो एंड अब आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो। ये टाइम पीरियड आपका होता है 1.5 से 2 साल के बीच कि आप अपने पार्टनर को इतना समझ चुके हो कि अब आप लोग के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन बन चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है और आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो। अभी आप पहुँच चुके हो फोर्थ वाले फेज़ में, जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना है। अब कैसे आप कमिटमेंट देना प्रेफर करोगे वो तो टोटली आपके ऊपर है, बट ऐसे ही सिचुएशन में जब रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, लोग अपने सारे जो भी चैलेंजेस हैं उनको पार कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग अपने जो रिलेशनशिप को और ज़्यादा समझ सकते हैं और उसके साथ बहुत आगे तक निभा भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप कमिटमेंट फोबिक नहीं होगे कि आपको कमिटमेंट से डर लगेगा, बल्कि आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाओगे। अब आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, ऐसे में यूथ को कमिटमेंट से एक फोबिया सा हो गया है, लोग कमिटमेंट देना नहीं चाहते क्योंकि वो चैलेंजेस वाले फेज़ तक पहुँचते ही नहीं है। जब आप चैलेंजेस वाले फेज़ तक पहुँचोगे ही नहीं तो आप कमिटमेंट दोगे कैसे, क्योंकि आपने तो अपने पार्टनर से बात करी ही नहीं, आपने तो वो चैलेंजेस फेस करे ही नहीं, आपने तो वो कम्युनिकेशन किया ही नहीं, आप तो सिर्फ वो इन्फैचुएशन वाले फेज़ में ही रह गए ना, उसके अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो जब तक आप पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे रिलेशनशिप को समझोगे नहीं ना, तब तक आप इस वाले कमिटमेंट फोबिक ही बने रहोगे। और जहाँ तक आज की बात है तो 98% जो यूथ है वो कमिटमेंट फोबिक होता जा रहा है, लोग शादी से डरने लगे हैं। बट अगर आप अपने रिलेशनशिप को समझोगे एंड सारे जो एफर्ट्स हैं वो लगाओगे टाइम टू टाइम और एक टाइम दोगे अपने रिलेशनशिप को, कोई भी चीज़ होती है ना उसमें टाइम आपको देना पड़ता है। चाहे वो आप 2 मिनट के लिए मैगी बनाते हो ना, तो उसमें भी आप 2 मिनट का टाइम देते हो। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो उसमें भी आप टाइम देते हो। तो हर चीज़ में आपको टाइम देनी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको कोई रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसके थ्रू आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ये तो आपका फोर्थ जो फेज़ है उसमें आपको एक अच्छा मजबूत रिश्ता मिलेगा, जिसमें आप एक कमिटमेंट भी मिलेगी, आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी। एंड यहाँ पे आते हैं लोग वो जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन कि आप आगे जाके 2-3 साल में शादी करने वाले हो या फिर अभी आप थोड़ा वेट करोगे, एक दूसरे को और ज़्यादा समझोगे। यहाँ से आप वो चीज़ डिसाइड करते हो। अब कई लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे ही यहाँ पे फालतू की बातें करती रहती हूँ, बट नहीं, यहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करी है, देन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। लास्ट जो है हमारा पॉइंट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लास्ट पॉइंट यही है हमारा कि इसके बाद जो हमारा फेज़ आता है वो आता है एक्सेप्टेंस का और मैच्योरिटी का, क्योंकि अब यहाँ तक आते आते ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। आप लोग स्टेबल हो जाते हो, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर चुके हो, आप दोनों मैच्योर हो चुके हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपने देखा होगा कि जब रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। सो एक्सेप्टेंस एंड मैच्योरिटी ये जो है ये एक फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप दोनों के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग है एंड एक दूसरे को आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।